हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5। 3.5 एक्सरसाइज स्टार्ट कराने से पहले हमें सीखना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है, देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देते हैं जो कि होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अभी हम कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैंने पहले ही उसमें बताया था कि इस चैप्टर में हमेशा पेयर की बात करी जाएगी, मतलब इसमें हमेशा दो इक्वेशंस होंगी, है ना। एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी। ये लिखने का फॉर्मूला होता है, मतलब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे कोई भी इक्वेशन बनती है, जैसे ये बनी 2x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये जो 2 है ये a1 है, ये 3 ए b1 है, और ये जो 2 देर का है ये c1 है, ठीक है। तो इसको देखते हुए हमारा ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बनी सबसे पहले ये, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा कि वो ड्राइव कैसे हुआ, मतलब उसे याद करने का क्या तरीका है। देखो, पहले लिखते हैं x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1। अब इन सब के नीचे अपॉन लगाएंगे, है ना। तो फॉर्मूला क्या हुआ, b1 c2 माइनस b2 c1 और c1 a2 माइनस c2 a1 और a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है गाइस। ये फॉर्मूला है इतना सा। तो देखो, इसे याद नहीं करना है कि b1 c2 माइनस b2 c1 ऐसे करके याद करके तो भूल जाओगे। देखो, इसको निकाल के बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हम लिखेंगे x y और 1, है ना, इज इक्वल टू में। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, b1 c2, ओ सॉरी b1 c1, ठीक है। फिर b2 c2। अब ये आया कैसे, मैं आपको बताता हूँ। c2 इज इक्वल टू a1 a2 और b1 b2। तो गाइस देखो, ये चीज आई कैसे, है ना। अब हमने ऊपर क्या लिखी थी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखो, अब इसका यूज करना है सॉरी इक्वेशन में। सबसे पहले हम उठाएंगे यहाँ से b, ठीक है। b से जाएंगे c में, इस तरफ हो जाएंगे। देखो, b से c में, c से वापस a की तरफ, ठीक है। b से c में, c से वापस a की तरफ, और फिर a1 से कहा b में। तो ये एक सर्कल जैसा बनेगा, देखो ऐसे करके, ठीक है। यहां से शुरू हुआ b1 से, c1 से होते हुए गुजरा a1 में, a1 से आया कहा b1 में। तो देखो, सबसे पहली वाली क्या चीज है हमारी, b1। तो हमने b1 को यहाँ पे लिख दिया। b1 के बाद ये एरो कहाँ पहुंच रहा है, c1 में, तो c1 हमने यहाँ पे लिख दिया। c1 के बाद ये पहुंच रहा है सीधे किसमें, a1 में, तो ये a1 हमने यहाँ पे लिखा। तो a1 के बाद कहाँ जा रहा है, b1 में वापस। जैसे ये एक सर्कल कंप्लीट कर गया ना, जहां से इसने स्टार्ट कर रहा था और वहीं पे आ जाएगा, बस खत्म कर देना हमने, ठीक है। यहाँ पे आया b1। सेम टू सेम नीचे वाले में भी कहाँ से स्टार्ट होगा, b2 से। ये देखो, b2 लिखा, कहाँ से जा रहा है, c1 से, c2 से, तो ये c2 लिखा हमने। फिर ये c2 से कहाँ है, a2 में, यहाँ पे हमने a2 लिखा, और a2 से आखिरी बार फिर b2 में, ठीक है। तो मतलब b2 से स्टार्ट होके वापस b2 में ही आएगा, ठीक है ना। एक सर्कल कंप्लीट करेगा, जैसे b1 से आ रहा है, c1 से जा रहा है, फिर a1 में पहुंच रहा है, फिर b2 में पहुंच रहा है। तो बस ये ऐसे करके सीक्वेंस वाइज लिख देना। यहां से ये चीज है, ठीक है। आप देखो, ये सॉल्व कैसे करेंगे, इस चीज को ये कैसे बनाएंगे, है ना। अब ये होता है असली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो b1 है ना, इसको मिलाओ किससे, c2 से। b1 इंटू में c2, ठीक है। हमेशा पहला वाला जो ऊपर वाला नंबर होगा उसकी मल्टीप्लाई इससे, b1 इंटू में c2 और माइनस b2 इंटू में c1। तो ये कैसे लिखेंगे, इस चीज को कैसे लिखेंगे हम, जैसे x है, b1 इंटू c2, सिंपल यहां लिख दो, b1 इंटू में c2। अब यहां लगाओ माइनस का साइन, ठीक है। जैसे ही खत्म होगा उसके बाद माइनस का साइन लगेगा। अब b2 इंटू में c1, b2 की मल्टीप्लाई किससे, c1 में, इज इक्वल टू y, तो ऐसी रहेगा। अब सेम स्टेप यहाँ पे, c1 की मल्टीप्लाई किसमें होगी, a2 पे, तो ये लिख दो पहले,
C1 इंटू में A2, अब क्या लगाना है माइनस, सीधे जैसे ये खत्म हुआ माइनस, अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ C2 में इंटू में A1, ठीक है, इज इक्वल टू 1। फिर क्या करना है, A1 की मल्टीप्लाई B2 के साथ, हमेशा जो पहला वाला ऊपर वाला नंबर होता है ना उसकी मल्टीप्लाई होती है इसके साथ, ये नहीं कि हमने पहले ये लिख दिया फिर जाके माइनस में ये लिख रहे हैं, नहीं, A2 इंटू में B2, सॉरी A1 इंटू में B2, अब माइनस साइन, फिर क्या होगा A2 इंटू में B1, A2 इंटू में B1। तो ये इस चीज से ड्राइव हुई ये वाली एक मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगा। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ लो कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ये तो सबको पता ही है कि x प्लस B1 y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 है ना, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी, उसको बस इस तरह से लिख देना है, फिर सॉल्व करना है, ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक्सरसाइज 3.4 में हमेशा इस चीज का यूज होगा, इस वाले फॉर्मूले का। और हमने अब गाइस आपको याद होगा कि हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी लाइंस की, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले हमने पढ़ा था कि कुछ 3 तरह की लाइन होती है, एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना, एक पैरेलल लाइन और दूसरी कोइंसिडेंट लाइन। तो ये होती क्या है, सबसे पहली लाइन थी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, ये प्रॉपर्टीज याद होना बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, अगर ये प्रॉपर्टीज आपको याद है ना तो ये एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है आपके लिए, बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगी। एक्सरसाइज 3.2 में से पहले हमने इस प्रॉपर्टीज को सारा के सारा पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, जो सिर्फ एक बार कट करती है ना, तो उसको लिखने का चीज फॉर्मूला क्या है, A1 अपॉन में A2 बट नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। तो इन लाइन को क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, और इनके कितने सॉल्यूशन होते थे, 1 सॉल्यूशन, या फिर दूसरा नाम क्या था इसका, यूनिक सॉल्यूशन। और इन लाइन को क्या कहते हैं हम, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट लाइन हैविंग 1 सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब दूसरी क्या थी हमारी, पैरेलल लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइन का क्या प्रॉपर्टीज थी कि A1 अपॉन में तो A2 होगा इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। पैरेलल लाइन के कितने सॉल्यूशन थे, 0 सॉल्यूशन, या फिर क्या कह सकते हो उसके, नो सॉल्यूशन, है ना। और ये क्या थी, इनकंसिस्टेंट। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, बस एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं कि क्या था इनमें, क्योंकि इसका बहुत यूज है गाइस अगली एक्सरसाइज में। और थी हमारी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2, ठीक है। इससे कितने सॉल्यूशंस थे, मैनी सॉल्यूशन या फिर इन्फिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और ये लाइन क्या थी, कंसिस्टेंट, ठीक है। अब इनके ग्राफ देखते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ कैसा था, जैसे इसके नाम से पता लग रहा है 1 सॉल्यूशन, तो ये ग्राफ, ये सॉल्यूशंस आते कैसे हैं इनके, जब दो लाइन एक दूसरे से टकराती हैं, जितने बार टकराएंगे उतने ग्राफ आएंगे। तो एक लाइन तो ये होगी, दूसरी लाइन ही जा रही है, ये लाइन हमेशा, ये देखो ये लाइन सिर्फ यहीं पे टकराएंगे और तो कहीं भी नहीं टकराएगी। अब ये दोनों लाइन आगे बढ़ते जा रही है तो दूर होती जाएंगे, हमेशा सिर्फ यहाँ पे टकराएंगे दोनों लाइन, तो इसके कितने सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका ग्राफ ये हुआ। पैरेलल लाइन का ग्राफ कैसा होगा, मान लो ये पैरेलल लाइन है और दूसरी भी उसके साथ 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 जा रही है, तो ये लाइन तो कभी टकराएंगी ही नहीं ना, सीधे 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 जाती रहेंगी। तो अगर ये टकराएंगे ही नहीं तो इनके कोई सॉल्यूशन नहीं आएंगे, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। वैसे ही कोइंसिडेंट लाइन की देखो, जैसे कोइंसिडेंट लाइन एक ही लाइन है, उसी के ऊपर से एक और लाइन है ये वाली, ठीक है। तो ये बताओ इसके कितने सॉल्यूशन है, इसके तो मैन सॉल्यूशन होंगे, तो हर जगह पे टकरानी है ना, बिल्कुल एक के ऊपर एक ही है, तो इसलिए इसके ये सॉल्यूशन होते हैं। तो बस जैसे ये एक बार रिवाइज कर लो, ये इंपॉर्टेंट है अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से। अगर ये आपको आते हैं ना तो अगली एक्सरसाइज कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5। 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्लियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अच्छा गाइस, तो ये कह रहा है कि बताओ, मतलब पहले इसे सॉल्व कर लो और जो भी उसका सॉल्यूशन आएगा, बट अगर यूनिक सॉल्यूशन आया, नो सॉल्यूशन आया या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया, वो तो ठीक है। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है इन इक्वेशन को सॉल्व करके, तो हमें उसको फिर सॉल्व करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। मतलब अगर यूनिक सॉल्यूशन आएगा तभी सॉल्व होगा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अगर कोई और सॉल्यूशन आता है ना, तो फिर वो सॉल्व नहीं होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कौन सी लाइन होनी चाहिए? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन की क्या प्रॉपर्टीज है? a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। अब इसको चेक कैसे करेंगे? ये इक्वेशन दी है हमारी, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज दी हुई है। तो ये जो x के सामने क्या हुआ? a1, y के सामने वाला b1, ये c1। ठीक है, चीज लिखेंगे इसे। a1 क्या है हमारा? 1, और a2 क्या है हमारा? 3 इज इक्वल टू माइनस 3b1 माइनस 9 b2, और ये कितना है? -3 और -2। देखो, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3, 3 3 9, 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। तो देखो ये कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये तो पैरेलल लाइन हो गई है ना। हमें कौन सी निकालनी थी? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन तो ये है नहीं, ये पैरेलल लाइन है। इसके मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे? 0 सॉल्यूशन होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होंगे। हमें कौन से सॉल्यूशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है? जिसका यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका तो यूनिक सॉल्यूशन आया नहीं, तो बस ये इतना ही सॉल्व होगा, इससे आगे कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। तो गाइस अब देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारा? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दिया हुआ है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब देखो गाइस, पहले ये जो इक्वेशन दी है ना, इसको हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखना होगा। कहने का मतलब क्या है? देखो अभी 5 क्या है? इज इक्वल टू के उस तरफ, हमेशा इज इक्वल टू के उस तरफ क्या होना चाहिए? 0। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ये देखो, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। हमेशा इज इक्वल टू के उस तरफ 0 आता है ना, तो यही हमें करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि हमेशा इज इक्वल टू के उस तरफ 0 होना चाहिए। यहाँ पे तो 8 है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे? सिंपल, 2x प्लस वाई, ये 5 जो इस तरफ है उसे इज इक्वल टू के इस तरफ लेंगे। वहां पर ये पॉजिटिव का है तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? नेगेटिव का। 5 इज इक्वल टू 0। वैसे 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हमारी इक्वेशन सी होगी बिल्कुल इस वाले फॉर्म में आ गई ना। अब इसमें से हम a1, b1 और c1 को फाइंड कर लेंगे। तो देखो a1 क्या है हमारा? सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, इसके मैनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है ना। तो कैसे पता लगाएंगे? देखो 2x मतलब 2/3 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू -5/8। तो देखो गाइस, स्टार्टिंग में देख के पता लग रहा है कि ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है। तो इससे क्या पता लगा हमें? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब ये वाली प्रॉपर्टी लगती है तो ये कौन सी लाइन होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? ओनली 1 सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। तो ये जो कह रहे थे ना, ये जब यूनिक सॉल्यूशन आएगा तभी हमें सॉल्व करना है। और किससे करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं अपना, जो कि है x y इज इक्वल टू 1। हमारा फॉर्मूला क्या है गाइस? b1c2 माइनस b2c1 और c1a2 माइनस c2a1 a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। अब जो इक्वेशन दी है ना, इनको इजी करने के लिए सबसे पहले क्या होता है? हम इनको नाम दे देंगे। जैसे a1 क्या है? a1 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू c1। a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से? 2। b1 की वैल्यू कितनी है? 1। c1 की वैल्यू कितनी है? -5। अब a2 कितना है?
A2 है हमारा 3, B2 कितना है, B2 है 2 और C2 कितना है -8। ठीक है, ये करना बहुत जरूरी है गाइस कि हम ना इनको अलग अलग करके लिख लेंगे, A1 A2 B2 C2 है ना। अगर ये लिखते हैं ना तो गाइस ये यहाँ डालने में कंफ्यूजन होती है। सबसे ज्यादा गलती यही होती है बच्चों से कि उन्हें आता तो है, उन्हें फॉर्मूला भी याद है, उन्हें कैसे करना है ये भी पता है, लेकिन जब हम वैल्यू डालने जाते हैं तो वो गलत हो जाता है। इसमें कैलकुलेशन का बहुत खेल है। अब देखो ध्यान से डालना, B1 कितना है 1, C2 -8 माइनस B2 कितना है 2, C1 -5 इज इक्वल टू y अपॉन में C1 -5 A2 3 माइनस C2 -8 इंटू में A1 का 2 इज इक्वल टू 1। A1 कितना है 2, B2 कितना है 2 माइनस A2 3 और B1 1। देखो गाइस ये इजीली वैल्यू डल चुकी हैं। अब हमें इसे सॉल्व करना है सर, सॉल्व कर रहा है और कुछ नहीं। देखो x अपॉन में कितना है -8 और यह है -2 इंटू में -5 प्लस का 10 इज इक्वल टू y -15 प्लस 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 माइनस 3 टू कितना 3 1 3 माइनस का x अपॉन में 2 इज इक्वल टू y अपॉन में 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4। ठीक है गाइस, ये 1 है, ये तीनों इक्वल टू में है ना, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, मतलब ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो हम इसे ये लिख सकते हैं x अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 और दूसरी इक्वेशन क्या है y अपॉन में 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। तो इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 2 और यहाँ से y इज इक्वल टू 1। बस सिंपल, खत्म ये क्वेश्चन, इतना सा था। अब देखते हैं हम गाइस थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 और दूसरा क्या है 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। अब देखो तो बिल्कुल सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। तो सबसे पहले हम इस वाली इक्वेशन किसमें एस स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे, वो क्या है 3x माइनस 5y, ये 20 उस तरफ तो इस तरफ आ गया, माइनस का हो जाएगा, -20 इज इक्वल टू 0। वहीं ये 6x माइनस 10y इस तरफ आए क्या हो जाएगा, -40 इज इक्वल टू 0। अब हमें सबसे पहले क्या करना था, ये पता लगाना था कि यूनिक सॉल्यूशन आएंगे इसके, मैनी सॉल्यूशन आएंगे या फिर नो सॉल्यूशन आएंगे। देखो कैसे पता लगेगा, 3 अपॉन में 6 ये अपॉन में इज इक्वल टू -5 अपॉन में -10 इज इक्वल टू -20 अपॉन में -40। तो इससे हमें क्या मतलब माइनस माइनस कैंसिल दोनों तरफ, यह है 3 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 20 अपॉन में 40। 3 1 3 3 2 6 5 1 5 5 2 10 20 1 20 20 2 40। तो ये कितना है 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। तो इससे हमें क्या पता लगा कि A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ये प्रॉपर्टी कब होती है लाइन की, जब उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशन या फिर मैनी सॉल्यूशन। ये कोइंसिडेंट लाइन है ना, ये वाली लाइन। तो फिर ये तो कोइंसिडेंट लाइन है, हमें क्या करता है इस क्वेश्चन में कि जब यूनिक सॉल्यूशन आएगा तभी सॉल्व करना बस। तो गाइस ये क्वेश्चन इतने हो गया। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। देखो इस फोर्थ पार्ट में बिल्कुल सेम टू सेम है, ये जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन है, इसका मैं बता देता हूँ। इसको देख के पता लग रहा है कि ये इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो बस सिंपल, इससे पहले यूनिक सॉल्यूशन प्रूव करना है, ये ऐसे रख के A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। फिर जब यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा तो उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देना है, बस सिंपल है क्वेश्चन। तो ये गाइस आप खुद करना ही होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। तो गाइस अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो, फॉर विच ऑफ द वैल्यू ऑफ A and B डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफिनाइट एंड मेनी सॉल्यूशंस। अच्छा देखो, ये कह रहा है कि हमें इक्वेशन दी है, लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इसमें बता रखा है कि ये
कौन सी लाइन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाली? ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2 है ना? तो ये वाली प्रॉपर्टी किस लाइन की होती है? जो कि कौन सी लाइन होती है? कोइंसिडेंट लाइन हैविंग मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें पहले से दिया हुआ है ये चीज, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इक्वेशन हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है उसमें से। तो क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, ये हमें इक्वेशन दी है। अब देखो गाइस, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, है ना? अब इन दोनों इक्वेशन से हम a1 और a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू निकालते हैं। देखो पहली इक्वेशन में a1 क्या है? 2। देखो पहले इस इक्वेशन को हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखना होता है ना, इसे लिखते हैं 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसको लिखते हैं a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई। अब ये पूरी चीज को इस तरफ लाएंगे इक्वल टू के, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे सिंपल, और ब्रैकेट में ये चीज को लिख देंगे पूरी 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे क्या करा है मैंने, इस वाली इक्वेशन को इस तरफ लाने के लिए मैंने सिर्फ माइनस कॉमन ले लिया है। अब देखो जब माइनस की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये हो जाएगा माइनस 3a माइनस b प्लस 2, है ना? इसलिए अब ये इस इक्वेशन से हम a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकाल देंगे। a1 की वैल्यू क्या है? 2। वैसे b1 की वैल्यू क्या है? 3। और यहाँ पे c1 की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस का 7। a2 की वैल्यू देखो, x के सामने जो भी चीज है ना, वो हमारा a1 है या फिर a2 है। x के सामने यहाँ पे क्या है? a माइनस बी। ठीक है, अब b2 क्या है हमारा? a प्लस बी। वहीं c1 क्या है हमारा? ये पूरी टर्म माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस बी माइनस 2। ये c2 है, सॉरी। ठीक है, ये c2 दिया हुआ है हमारा। अब देखो हमें क्या चीज दी हुई थी, इसमें ये गिवन था, ये चीज गिवन है, इसकी मदद से हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। अगर a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 है और b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 है, तो मतलब ये तीनों की तीनों चीज एक ही के इक्वल है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं a1 a2 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखता हूँ, मतलब इस वाली चीज में रखता हूँ, तो देखो क्या आएगा। a1 की वैल्यू क्या है? 2। a2 क्या है हमारा? a माइनस बी। b1 क्या है हमारा? 3। b2 क्या है? a प्लस बी। c1 क्या है? माइनस 7। c2 क्या है? माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो यार 2 अपॉन में a माइनस बी, 3 अपॉन में a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन में 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, ये आ गया। तो अब देखो गाइज, हमें गिवन है कि a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 है। क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि इसके इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो देखो इसकी मदद से मैं इस वाली इक्वेशन को इसके इक्वल रख देता हूँ और इस वाली को इसके इक्वल रख देता हूँ, है ना? हम किसी को भी किसी के इक्वल रख सकते हैं, इस वाली को इसके भी इक्वल रख सकते हैं, इसको इसके भी इक्वल रख सकते हैं, है ना? अभी मैंने ये दोनों रखी हुई हैं। तो देखो इससे हमें क्या मिल जाएगा? a और b की वैल्यू a अपॉन में a अपॉन में a प्लस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन में, गाइस ये a माइनस बी है, a माइनस बी 3 अपॉन में a प्लस बी। ठीक है, एक इससे एक इक्वेशन बन जाएगी। देखो कैसे बनेगी, a की मल्टीप्लाई उस तरफ a प्लस बी इज इक्वल 3 की मल्टीप्लाई इसमें a माइनस बी में, क्या बना? a स्क्वायर प्लस बी ए। गाइस यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, इसे इग्नोर करना। देखो जैसे ये आया हमारा 2 अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन में a प्लस बी। अब देखो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 इंटू में a प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू में a माइनस बी। ठीक है, तो ये कितना है? 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। अब a वाली टर्म एक तरफ लिख लेते हैं, b वाली टर्म एक तरफ लिख लेते हैं। ये आया 2a माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 3b माइनस 2b। तो इससे कितना है? माइनस a इज इक्वल टू माइनस 5b। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू कितना आ गया? 5b। अब सेम चीज करेंगे हम इस वाली के साथ भी। तो देखो इसे यहाँ पे देखते हैं, ये आया कितना हमारा? 3 अपॉन में a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन में 3a प्लस बी माइनस में 2। ठीक है, अब इसकी मदद से हम एक इक्वेशन बनाएंगे। देखो 3 की मल्टीप्लाई इसमें पूरे में 3a
प्लस बी माइनस टू इज इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई ए प्लस बी में, ये कितना है देखो 3 3 9a प्लस 3b माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। ठीक है, अब a वाली टर्म एक तरफ ले जाएंगे, हम b वाली टर्म एक तरफ ले जाएंगे, तो ये 9a माइनस 7a माइनस 6 इज इक्वल टू 7a माइनस माइनस 7 प्लस 7b माइनस 3b। ठीक है, तो ये कितना है 9a माइनस 7a 2a माइनस 6 इज इक्वल टू 7b माइनस 3b 4b। अब देखो इसे 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। इससे हमारी एक इक्वेशन ये आ गई, इसको सॉल्व करके ये एक इक्वेशन बनी, और जो हमने नीचे सॉल्व करा था उससे इक्वेशन हमारी क्या बनी थी a इज इक्वल टू 5b। ठीक है, अब देखो a इज इक्वल टू 5b की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखो इस वाली इक्वेशन में a 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6 में है ना, इस वाली इक्वेशन में हम a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब a की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे 5b। तो देखो 2a की जगह पर क्या आएगा 5b माइनस 4b इज इक्वल टू 6, 5 2 10b माइनस 4b इज इक्वल टू 6, 5 माइनस 4 6b इज इक्वल टू 6। b की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 1। अब b की वैल्यू 1 आ गई तो इसे कोई भी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दो, मैं यहाँ पे रख देता हूं। तो देखो a इज इक्वल टू 5b आ गया, a 5b की वैल्यू कितनी है 1, a इज इक्वल टू 5 इंटू 1 5। ठीक है, b 1 आ गया, a 5 आ गया, बस खत्म इक्वेशन। गाइस अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, फॉर विच ऑफ द वैल्यू ऑफ k विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। मतलब देखो गाइस बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, इसमें अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है k की। अब यहाँ पे हमें क्या चीज दी हुई है कि इसके कितने सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, तो मतलब नो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होगी तो कौन सी लाइन है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, है ना। ये चीज की मदद से अब हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इक्वेशन क्या है हमारी, साइड रखते हैं। इक्वेशन है गाइस हमारी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और नीचे दी हुई है 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इज इक्वल टू 2k प्लस 1। अब देखो यहां पे सबसे पहले हम a1 a2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो इससे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखते हैं गाइस 3x प्लस 1 इज माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये आएगा 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y, माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पर 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप होता है गाइस ये करने का कि हम इसे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखें, हमेशा इक्वल टू के उस तरफ 0 रखते हैं। ठीक है, तो देखो a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3, b1 की वैल्यू कितनी आई 1 और c1 की वैल्यू कितनी आई -1। ये इस वाली इक्वेशन से उठा रहे हैं। a2 की देखते हैं हम, a2 कितना है हमारा 2k माइनस 1, b2 कितना है हमारा k माइनस 1 और c2 कितना है माइनस ब्रैकेट में 2k प्लस 1, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, अब देखो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ठीक है, तो सबसे पहले हम इससे सॉल्व करते हैं a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 से। तो a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू है 2k माइनस 1, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू k माइनस 1। तो देखो k की मल्टीप्लाई इस तरफ 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 2k माइनस 1। 3 की मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। अब बस k वाली टर्म्स को एक तरफ कर देंगे, 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3, k इज इक्वल टू आ गया 2, k की वैल्यू 2 आ गई, बस खत्म आंसर। इतना सिंपल था ये क्वेश्चन गाइस। गाइस अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखो, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अच्छा गाइस, तो ये कह रहा है ये दो इक्वेशन दी है, इसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर दो। तो देखो
इक्वेशन है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। पहले हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। तो देखो कोई सी भी इक्वेशन में से x या फिर y की वैल्यू निकाल दो। देखो नीचे वाली इजी लग रही है ना, तो मैं पहले इसमें से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो यह 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y इज इक्वल अपॉन में 3। अब ये x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में। देखो 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 8x की वैल्यू कितनी आई 4 माइनस 2y अपॉन में 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो 8 4 जा 32 माइनस 16y अपॉन में 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 9। 32 माइनस 16y, अब एलसीएम ले लेंगे 5। देखो 5 के नीचे कुछ नहीं है 1, बेस सेम करें 3 के मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे इज इक्वल टू 9। 32 माइनस 16y प्लस 15 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, 32 माइनस 16y, ये y है गाइस इसके साथ, प्लस 15y इज इक्वल 9 3 जा 27। ये इधर डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इसलिए 9 3 जा 27। तो देखो अब वेरिएबल को एक तरफ लिख लो, माइनस 16y प्लस 15y कितना हुआ, माइनस का y इज इक्वल टू 27 माइनस 32। वहां से माइनस y इज इक्वल टू कितना आया, माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आएगी 5। अभी जो y की वैल्यू आई है इसे किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो मैं इसमें कर देता हूँ सब्स्टिट्यूट। ये है हमारा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आई 5 इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 4, यहां से 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 10, 3x इज इक्वल टू माइनस 6, x इज इक्वल टू कितना है माइनस का 2। तो देखो गाइस y की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई माइनस 2। अब देखो, अब गाइस हम सेम इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी करेंगे। देखो 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, सबसे पहले हम इसको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखेंगे, मतलब 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम a1 की वैल्यू निकाल लेंगे। a1 की वैल्यू है 8, a2 की वैल्यू है 3, b1 कितना है 5, b2 कितना है 2, c1 है माइनस 9, c2 है हमारा 4 माइनस का 4 सॉरी। अब देखो गाइस हमारा फॉर्मूला क्या होता था, x अपॉन में b1y2 माइनस b2y1 c1, y अपॉन में c1a2 माइनस c2a1। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन में a2b1 सॉरी a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, a2b1। अब देखो सिर्फ वैल्यू रख देनी है, b1 कितना है हमारा 5, c2 कितना है माइनस का 9 माइनस का 4, b2 कितना है 2, c1 कितना है माइनस 9 इज इक्वल टू 4, c1 कितना है माइनस 9, a2 कितना है 3 माइनस c2 कितना है माइनस का 4, a1 कितना है 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन में a1 कितना है 8, b2 कितना है 2 माइनस a2 कितना है 3, b1 कितना है 5। ठीक है, अब बस इसे सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस 18, y इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 32 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 16 माइनस 15। यहाँ से x अपॉन में माइनस 2 आ गया, y अपॉन में 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1। तो देखो गाइज ये तीनों की तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हम इसे ये लिख सकते हैं x अपॉन में माइनस 2 इज इक्वल टू 1 और y अपॉन में 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। जब गाइज हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करा था तब भी बिल्कुल यही सेम वैल्यू आ रही थी। देखो जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करा तब भी हमारी x की वैल्यू माइनस 2 आ रही थी, y की वैल्यू 5। अब जब हमने ये कराया है और ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करा है उसमें भी x की वैल्यू माइनस 2, y की वैल्यू 5। तो देखो गाइस ये सॉल्व हो गया बस। तो
अब बाकी ये क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।